लास्ट वीडियो में हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा था, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट 1। आरबीसी ब्लड में मिलने वाली सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलने वाली सेल्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेकंड हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स के बारे में। As we all know, the white blood corpuscles or WBCs are also known as leukocyte। WBCs को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ल्यूक का मतलब यहाँ पे है वाइट, ल्यूक का मतलब है यहाँ पे वाइट से, एंड साइट्स मतलब सेल। So these are white blood cells, these are white in color, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे आर कलरलेस। इनको हम कलरलेस भी बोल सकते हैं और वाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आरबीसीज की तरह इनमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी का जो कलर रेड था क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, यहाँ पे कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनका जो कलर है वो वाइट है। जब हम WBCs के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत सारे टाइप्स की हैं, और ये सारे टाइप्स जो WBCs के हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम WBCs को पढ़ते हैं तो WBCs के जो टाइप हैं वो किस आधार पे बनाए गए हैं। WBCs दो टाइप के हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, इनका जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो साइटोप्लाज्म के बेसिस पे और न्यूक्लियस के बेसिस पे किया गया है। सो द WBCs आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसके आधार पे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के आधार पे ये दो तरह की हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स जैसा प्रेजेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है। सो हियर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। मान लीजिए ये सेल है और इसमें ये ग्रैन्यूल्स हैं, तो साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो कहलाएंगे ग्रैन्युलोसाइट। साइटोप्लाज्म क्लियर है, ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहलाएंगे ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रेन्स प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स के होने की वजह से ग्रैन्युलोसाइट, क्लियर होने की वजह से ए ग्रैन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये तो बात हो गई साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म एक बेस था, सेकंड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे ये दो तरह के क्यों हैं, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, इनमें जो न्यूक्लियस है उनमें टुकड़े हैं। बाइलोब्ड हो सकता है, जैसे ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस हो सकता है, ट्राइलोब्ड हो सकता है, एंड मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस हो सकता है। तो जब न्यूक्लियस में लोब्स प्रेजेंट हैं तो लॉब्यूलर न्यूक्लियस हो गया, पहली बात। और यहाँ पे मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होने की वजह से इनको बोला जाता है पॉलीमॉर्फस या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। पॉलीमॉर्फो का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग शेप का दिखाई देता है, मल्टीपल शेप का दिखाई देता है। यहाँ पे बाइलोब्ड है, यहाँ पे ट्राइलोब्ड है, यहाँ पे मल्टीलोब्स है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कोई लोब्स न्यूक्लियस में नहीं है, तो इनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर WBC। तो ये कहलाएंगे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC, ये कहलाएंगे मोनोन्यूक्लियर WBC। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बनती कहाँ पे हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स दोनों ही बोन मैरो में बनती हैं, बट जब हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स की तो बोन मैरो के साथ साथ ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी बनती हैं। तो दोनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। एडिशनली ए ग्रैन्युलोसाइट्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी बनती हैं।
तो ये तो हो गया इनका डिफरेंशिएशन। अब ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। किस आधार पे? न्यूक्लियस के आधार पे और साइटोप्लाज्म के आधार पे, ये बात हम कर चुके हैं। WBC दो टाइप का है, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट्स की। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और जब हम एग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। दिखते कैसे हैं? जब हम बात करते हैं मोनोसाइट की तो ये हमें इस तरीके का दिखता है, लिम्फोसाइट हमें ऐसा दिखता है, इनकी सबकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। न्यूट्रोफिल्स हमें इस तरीके का दिखाई देता है। एसिडोफिल्स को इयोसिनोफिल भी बोलते हैं, ये इस तरीके का दिखाई देता है, और बेसोफिल इस तरीके का दिखाई देता है। यानी कि ये 5 टाइप के WBCs हैं जो ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट टाइप में डिफरेंशिएटेड हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो सबसे पहले कई कंडीशन में जो WBCs हैं वो स्क्वीज आउट हो जाते हैं। हमारे WBCs कहाँ फ्लो करते हैं? ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में ये फ्लो करते हैं। अब जब ये ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहे हैं तो जब फ्लोइंग कंडीशन में ब्लड होता है और उसमें से WBCs और WBCs में से जब न्यूट्रोफिल्स बाहर आ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायापिडियसिस। सो न्यूट्रोफिल्स कैन स्क्वीज एंड कम आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में से, ब्लड कैपिलरीज माने ब्लड वेसल्स में से टिश्यूज की ये बाहर आ जाते हैं। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? डायापिडियसिस। वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब WBCs या न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज आउट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? डायापिडियसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं काउंट की, कि जब हम WBCs को काउंट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि काउंटिंग की जाती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में, बट यहाँ पे संख्या अलग अलग है। RBC संख्या में सबसे ज्यादा थी। उसके बाद हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट काउंट की। ल्यूकोसाइट काउंट को बोला जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट यानी कि WBCs का काउंट, या हम इसको बोल सकते हैं टोटल WBC काउंट भी। तो जब हम टोटल WBC काउंट की बात करते हैं तो एक हेल्दी ह्यूमन में इसकी रेंज होती है 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 7000 के आसपास WBCs हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है एट अ टाइम, बट ये वेरिएबल है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये वेरिएबल है। तो कई बार इसकी जो रेंज है वो 6000 से 10,000 के बीच में भी वेरी करती है। तो ये तो बात हो गई टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। एक और होता है DLC, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की WBC का काउंट। अगर हमें WBCs में से केवल एसिडोफिल को काउंट करना है, या बेसोफिल को, या न्यूट्रोफिल को, या मोनोसाइट को, या लिम्फोसाइट को, तो वो कैटेगरी होती है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की। अब कंडीशन अलग अलग है। अगर काउंट है तो काउंट अगर इस रेंज के बीच में है तो हम कहेंगे कि WBC की जो रेंज है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब WBC का काउंट अगर बढ़ता है तो या फिर घटता है तो कौन कौन सी कंडीशन आती है? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी किसी भी कंडीशन में फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के बढ़ेंगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइटोसिस। ध्यान रखना, जब भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के इंक्रीज होंगे, काउंट वाइज इंक्रीज होंगे, तो उसको हम बोलेंगे साइटोसिस कंडीशन। अगर इरिथ्रोसाइटोसिस है तो RBC बढ़ रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस है तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ रहा है। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ रहा है
अगर एबनॉर्मली बढ़ने लगे, यानी कि जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, रेंज हमने बताई है कि 10,000 तक के मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकी रेंज 6,000 से 10,000 के बीच में आ सकती है। बट अगर ये एबनॉर्मली इंक्रीज होते हैं और लगातार इनका नंबर बढ़ता रहता है तो वो कंडीशन होती है कैंसर की, और उसका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज ल्यूकेमिया। What is leukemia? Abnormal increase in total leukocyte count. अब ये तो कंडीशन हो गई ल्यूकोसाइटोसिस। दूसरी कंडीशन होती है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट घट रहा है, तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, या इसको हम ल्यूकोपेनिया भी बोल सकते हैं। टर्मिनोलॉजी लगभग जो इरिथ्रोसाइट्स हैं उनसे सिमिलर है। अगर इरिथ्रोसाइटोपेनिया था तो आरबीसी का नंबर बढ़ रहा था, और अगर ल्यूकोसाइटोपेनिया है तो किसका नंबर बढ़ेगा? ल्यूक, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम होगा, नॉट बढ़ेगा, सॉरी, यहाँ पे ल्यूकोसाइट का जो काउंट है वो कम होगा। पेनिया का मतलब है कम होना, साइटोसिस का मतलब है बढ़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी डिटेलिंग की। जो क्वेश्चन आता है नीट में वो आता है कि कौन सा WBC नंबर में वेरी कर रहा है, साइज में वेरी कर रहा है, छोटे से बड़ा कौन है, और इनका फंक्शन क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी साइज की। तो यहाँ पे साइज में एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, सभी की साइज हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइज ऑफ एसिडोफिल्स। जो साइज है एसिडोफिल्स की दैट इज 10 to 14 माइक्रोन। एसिडोफिल्स की या इओसिनोफिल्स की जो साइज है दैट इज 10 to 14 माइक्रोन। बेसोफिल्स जो हैं वो साइज वाइज 8 to 10 माइक्रोन है। सो दे आर 8 to 10 माइक्रोन। इंपॉर्टेंट बात, स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी ग्रेन्युलोसाइट कौन सी है तो दैट इज बेसोफिल। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की जो साइज है दैट इज 10 to 12 माइक्रोन। फिर आते हैं मोनोसाइट्स 12 to 20 माइक्रोन। तो ये सबसे लार्ज हैं साइज में, साइज मोनोसाइट्स का सबसे बड़ा है। एंड द लिम्फोसाइट इज 6 to 16 माइक्रोन। तो ये तो बात हो गई इनके साइज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कितने समय तक सरवाइव करते हैं, यानी कि इनका लाइफ स्पैन कितना है। तो लाइफ स्पैन जब हम एसिडोफिल्स की बात करते हैं तो वो 14 डेज है। बेसोफिल्स की हम बात करते हैं, एसिडोफिल्स की जब हम बात करते हैं दैट इज 14 आवर्स। बेसोफिल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज 10 आवर्स। न्यूट्रोफिल्स 12 आवर्स। देन मोनोसाइट 24 घंटे तक चल सकता है, तो दैट इज लेस देन 24 आवर्स। एंड जब हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये फ्यू डेज, यानी कि ये 5 to 7 डेज ब्लड में सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका लाइफ स्पैन। तो जनरली अगर हम देखें WBC का जो लाइफ स्पैन है वो 1 दिन का है, यानी कि 1 दिन के अंदर अंदर WBC खत्म हो जाते हैं मैक्सिमम। बट लिम्फोसाइट जो है वो 5 to 7 डेज तक सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेन विद। अब यहाँ पे हमने इसको एसिडोफिल क्यों बोला, इसको बेसोफिल क्यों बोला और इसको न्यूट्रोफिल क्यों बोला। एसिडोफिल इसको इसलिए बोला क्योंकि ये एसिड डाई से स्टेन किया जाता है, और जिस एसिड डाई से स्टेन किया जाता है उसको हम कहते हैं इओसिन डाई। तो इओसिन डाई से इसको कलर दिया जाता है। जब इसको इओसिन डाई से कलर दिया जाएगा तो ये कलर गेन करेगा। तो यहाँ पे ये जो डाई है, इओसिन जो डाई है दैट इज एसिडिक इन नेचर, इसीलिए इनको बोला है एसिडोफिल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। ये बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, और बेसिक डाई का यहाँ पे नाम है मिथाइलिन ब्लू। बेसिक डाई का यहाँ पे नाम है मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये एसिड डाई से भी स्टेन हो सकते हैं और बेसिक डाई से भी स्टेन हो सकते हैं। सो एनी डाई मे बी एसिडिक और बेसिक और
मे बी न्यूट्रल डाई, किसी से भी ये स्टेन किए जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी स्टेनिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में किसका कितना परसेंट है। तो सबसे पहले एसिडोफिल है, तो एसिडोफिल है 2 to 3%। देन हम बात करते हैं बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स हैं 0.5%, सबसे कम। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, 60 to 65%, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम इन नंबर, इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम इन नंबर कौन है? मैक्सिमम इन नंबर है न्यूट्रोफिल्स। मिनिमम इन नंबर कौन है? बेसोफिल्स। स्मॉलेस्ट कौन है? बेसोफिल। तो यहाँ पे बेसोफिल की दो फीचर आ गए, एक तो सबसे कम है और एक सबसे छोटे ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में ये सबसे छोटे हैं। फिर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट है 6 to 8%, ये परसेंट में हम बात कर रहे हैं। मोनोसाइट है 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट्स हैं 20 to 25%। तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की तरफ जो रेंज है वो कैसे जा रही है। तो सबसे ज़्यादा ये हैं और सबसे कम ये हैं। तो हमें ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में टोटल परसेंट अगर हम देखें, परसेंट वाइज देखें, या फिर हम देखें कि इनका जो परसेंट है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में कम से ज़्यादा, मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम, ये हमें याद रखना है। WBC में डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, उनका शेप कैसा है उसको हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडोफिल्स की। एसिडोफिल्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। सो हियर दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एसिडोफिल, दिस इज वन लोब एंड दिस वन इज सेकेंड लोब। तो दो लोब्स हैं यहाँ पे, बाई का मतलब है 2 lobes आर प्रेजेंट। So the nucleus in acidophil is bilobed. बेसोफिल में 2 और 3 lobed nucleus होता है, इसी कारण इसको हम बोलते हैं S-shaped nucleus. So it may be 3 lobed और 2 lobed. तो यहाँ पे ये हमें lobes दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस में। न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब्ड होते हैं या 3 to 5 lobes हो सकते हैं। So here this is one lobe, this is second lobe and this one is third lobe. तो यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल है उसमें लोब्स वेरी करते हैं। तो यहाँ पे आ गया बाइलोब्ड, यहाँ पे आ गया 2 to 3 लोब, यहाँ पे आ गया 3 to 5 लोब्स। तो जहाँ पे बहुत सारे लोब्स न्यूक्लियस में हो तो वहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो वेरिएबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी बीन शेप। सो मोनोसाइट हैविंग किडनी बीन शेप्ड न्यूक्लियस लाइक दिस। किडनी बीन शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, लार्ज, ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म बिकम पेरिफेरल। लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है, ये न्यूक्लियस इतना बड़ा यहाँ पे है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल है, यानी कि कॉर्नर्स तक आ गया है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियस की कि किस पर्टिकुलर WBC में कैसा न्यूक्लियस है। अब हम बात करते हैं WBC के फंक्शंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले एसिडोफिल्स की, तो एसिडोफिल्स दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये एलर्जी से बचाते हैं और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि WBCs का काम ही ये है कि हमारी बॉडी को बचाना किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार के पैथोजन से। अब पैथोजन से कैसे बचा रहे हैं, इन्फेक्शन से कैसे बचा रहे हैं, पैरेलली WBC का ये भी काम है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो हमें बीमारी से लड़ने में मदद करती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs के डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसिडोफिल्स की। एसिडोफिल्स एलर्जी से हमें बचाते हैं और एलर्जी से बचाते वक्त ये सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस दैट इज हिस्टामिन।
हिस्टामिन सिक्रीट करके ये हमें एलर्जिक रिएक्शन से बचाते हैं। नेक्स्ट, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब हमारी बॉडी में पैरासाइट एंटर होते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ये पैरासाइट की बॉडी वॉल पे, ये मान लीजिए पैरासाइट है और इस पैरासाइट की बॉडी वॉल पे ये चिपक जाते हैं और पैरासाइट की बॉडी वॉल पे ये स्टिक होके उस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने में एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता है और जैसे एंजाइम सिक्रीट किया जाता है थ्रू WBCs, तो यहाँ पे जो पैरासाइट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो चलने वाला मैकेनिकल एंजाइम वाला जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसी कारण ये पैरासाइट मर जाता है। अब यहाँ पे एसिडोफिल जब बात हो रही है और पैरासाइटिक इन्फेक्शन की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल पॉइंट इससे रिलेटेड हैं। इयोसिनोफिलिया, जब एसिडोफिल का नंबर बढ़ता है, एसिडोफिल का जो नंबर है बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं इयोसिनोफिलिया। अब कब बढ़ता है? जब बॉडी में कोई पैरासाइट आता है उसके कारण। अगर बॉडी में किसी प्रकार का कोई फ्लैटवर्म प्रेजेंट है तो फ्लैटवर्म में आता है टीनिया सोलियम। फ्लैटवर्म में एक वर्म है जिसको हम कहते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इंटेस्टिनल पैरासाइट है और ये इंटेस्टिनल पैरासाइट क्या करता है, ये कॉज करता है टीनियासिस। तो जहां पे भी वर्ड आ जाए इयासिस, इसका मतलब ये डिजीज के बारे में बात की जा रही है। तो टीनिया सोलियम, आप डाइवर्सिटी भी पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी में टीनिया सोलियम फ्लैटवर्म प्लेटीहेलमिंथिस है जो इंटेस्टिनल पैरासाइट है और क्या कॉज करता है, टीनियासिस। उसी तरीके से नीमेटोडम में यानी कि राउंड वर्म में आता है एस्कैरिस और एस्कैरिस कॉज करता है एस्कैरिसिस। एंड एक और हे फीवर, तो यहाँ पे ये टीनिया सोलियम एस्कैरिस ये क्या है, पैरासाइट हैं और ये पैरासाइट को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं उनको एंजाइम सिक्रीट करके, जिससे हमारी बॉडी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बच सके। तो ये तो बात हो गई एसिडोफिल्स की। बेसोफिल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन के वक्त सिक्रीट किया जाता है। हिपैरिन इज एंटीकोगुलेंट, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली बिना क्लॉट हुए फ्लो करता है हिपैरिन के कारण। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है एंड सेरोटोनिन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं, तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, दैट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। जो न्यूट्रोफिल्स है उनका काम है फैगोसाइटोसिस, खा जाने का। फैगोसाइटोसिस एक सेल्यूलर प्रोसेस है जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस को नॉर्मल भाषा में बोला जाता है सेल ईटिंग। मान लीजिए ये सेल ने किसी भी प्रकार का पैथोजन देखा तो सेल क्या करेगी, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद लेगी, इन्वेजिनेशंस क्रिएट करेगी और उसको जो भी पैथोजन है उसको एनगल्फ करने की कोशिश कर देगी, निगलने की कोशिश करेगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। तो कौन से पैथोजन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, किसी भी पैथोजन को देख के, जैसे बैक्टीरिया, फंगस को देख के उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड फैगोसाइटिक नेचर, इनका नेचर है फैगोसाइटोसिस यानी कि फैगोसाइटिक नेचर के ये हैं, बट इनका साइज छोटा है। साइज के बारे में हमने बात की थी कि इनका जो साइज है वो छोटा है, बट फिर भी ये क्या कर रहे हैं, ये जो भी दुश्मन आ रहा है ब्लड में उसको खत्म कर रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं माइक्रो पुलिसमैन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दीज आर नोन एज माइक्रो पुलिसमैन। माइक्रो वर्ड क्यों आया है, क्योंकि इनकी जो साइज है वो
छोटी है। एक्शन कैसा है? फैगोसाइटिक एक्शन है, यानी फैगोसाइटोसिस ये करते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं एंड मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, बट एक्शन दोनों का अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। जब मोनोसाइट्स की हम बात करते हैं तो मोनोसाइट्स ब्लड में स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, यानी कि साफ सफाई करने का काम करते हैं। जब फॉर्म्ड एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, खत्म होने वाले होते हैं, या उनके छोटे छोटे माइन्यूट बिट्स बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, तो उन टुकड़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिससे ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। सो हियर द मोनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ द ब्लड। ये ब्लड के स्कैवेंजर्स कहलाते हैं बिकॉज दे किल्ड और दे एनगल्फ डैमेज और डेड माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड कॉर्पसूल्स। जो ब्लड में डिसइंटीग्रेशन के बाद छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि उनके छोटे छोटे माइन्यूट बिट्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनको खत्म, उनको एनगल्फ करने का काम करते हैं। इनका जो साइज है वो बड़ा है, तो बड़ा साइज होने के कारण और फैगोसाइटिक एक्शन के कारण इनको बोला जाता है मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड। दोनों का एक्शन फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटिक एक्शन है। ये छोटी हैं इसलिए माइक्रोपोलिस हैं, ये बड़ी हैं इसलिए मैक्रोपोलिस ऑफ द ब्लड हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिम्फोसाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट WBCs। ये 3 प्रकार की हैं। वैसे इनके टाइप्स और सब टाइप्स बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो उस ओवरव्यू के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। लिम्फोसाइट्स, टी किलर, नेक्स्ट टी हेल्पर एंड नेक्स्ट टी सप्रेसर। टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर। टी किलर नाम से ही पता चल रहा है खत्म करने वाली, किल करने वाली। किसको खत्म करने वाली? जो ब्लड में माइक्रोब्स आए हैं उनको खत्म करने वाली। सो टी किलर क्या करती है? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी हेल्पर, हेल्प करने वाली। जब हम लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं तो ये 2 टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं। टी लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। इसकी भी हम आगे डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो टी हेल्पर हैं ये स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। हमारी बॉडी के पास खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो बॉडी के लिए एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट आता है टी सप्रेसर। टी सप्रेसर सप्रेस करते हैं टी किलर्स को, क्योंकि अगर टी किलर लगातार अपना काम करते जाएंगे तो ये मैकेनिज्म भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सप्रेस करते हैं टी किलर सेल्स को, जिससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो दे सप्रेसेस टी किलर एंड प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। एंड एज वी ऑल नो बी लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडीज को बनाना एंड एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs के बारे में, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनका काउंट क्या है, उनका लाइफ स्पैन क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट उनका फंक्शन क्या है।